हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ डीएवी गुरु। इस वीडियो में हम क्लास 7 के साइंस के चैप्टर 12 को, जिसका टाइटल है लाइट, इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाकर कभी भी देख सकते हो। आपको बस इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना है। इसको देखने के बाद अगर चैप्टर के बीच से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको भी आप बहुत ही आसानी से एग्जाम में आंसर कर पाओगे। ये चैनल स्पेशली डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए है। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे और सभी को मैंने सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज अलग अलग करके प्लेलिस्ट में रख दिया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जब भी हम आपके क्लास का कोई भी वीडियो अपलोड करें। तो हमेशा की तरह चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ब्रेन मैपिंग कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि कौन कौन से टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है और कौन कौन से टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट हमने पार्ट 1 में ही पढ़ लिया था। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमने पार्ट 1 में ही पढ़ लिया था। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है सिंपल प्लेन मिरर में। उसके बाद मल्टीपल इमेजेस का क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और स्फेरिकल मिरर्स को अगर हो पाया तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज जितना पार्ट बचेगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग देखे होंगे कि जब भी हम लोग एक मिरर के सामने जाते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं तो उसका एक इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है उसी मिरर के अंदर। उस इमेज का क्या क्या स्पेसिफिकेशन होता है ये हमने पिछले पार्ट में ही पढ़ लिया था। हमें यहाँ पे मेनली पढ़ना है कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमारा यहाँ पे टाइटल भी है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। देखने में बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि पता नहीं यहाँ पे क्या क्या लिख दिया गया है, यहाँ पे पता नहीं कैसे कैसे फोटो ड्रॉ कर दिया गया है, लेकिन आप बस ध्यान से इसको देखते रहो, आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब भी इमेज का फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर के थ्रू तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें एक प्लेन मिरर चाहिए। तो हम लोग एक प्लेन मिरर कंसिडर कर लेते हैं एम डैश। मिरर का नाम हम लोग दे दिए। अब मिरर के सामने जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तब तक उसका इमेज कैसे बनेगा, तो एक ऑब्जेक्ट भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा सन है जिसका नाम हम लोग दे दिए हैं सिंपली एस। तो हमारा एस ऑब्जेक्ट है जो कि एक मिरर के सामने रखा हुआ है और उसका इमेज जो है ना एस डैश पे फॉर्म कर रहा है। लेकिन अभी इसको हम लोग नहीं देखेंगे, ये यहाँ पे क्यों फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे क्यों इसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्यों इसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये सब अभी समझ में आ जाएगा। आपको बस इतना ही कंसीडर करना है कि आपके सामने बस एक मिरर है और एक ऑब्जेक्ट है। ये सब कितना ड्राइंग किया हुआ है ये सब आपको कुछ नहीं सोचना है अभी। अब एक सिंपल कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है कि हमारे आसपास जितना भी ऑब्जेक्ट होता है ना, वो ऑब्जेक्ट लाइट रे को हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण से हम लोग उसको हर डायरेक्शन से देख सकते हैं। अब देखो, जब तक ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे हमारे आंखों तक नहीं पड़ेगा तब तक तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देने वाला है। अगर आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आपके सामने कोई बैरियर नहीं है तो उस ऑब्जेक्ट को आप किसी भी डायरेक्शन से देख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ऑब्जेक्ट है सन से आने वाले लाइट रे को हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ होगा। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है सन से भी जो लाइट रे आता है वो हर डायरेक्शन में निकलता है। तो इन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज में से हम लोग को सिर्फ 2 लाइट रे कंसीडर करना है, सिर्फ सन के लिए ही नहीं। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन के लिए हम लोग ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग ड्रॉ करना हो हमें, तो हमें सिर्फ 2 लाइट रे कंसीडर करना है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो सन है इससे तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइट रे निकल रहा है, लेकिन हम लोग 2 लाइट रे कंसीडर करेंगे जो कि मिरर की तरफ जा रहा हो। हम लोग यहाँ पे एक लाइट रे कंसीडर करेंगे ये वाला और एक लाइट रे कंसीडर करेंगे ये वाला। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब देखो हम लोग क्या पढ़े थे कि जब भी कोई भी लाइट रे किसी भी प्लेन मिरर पे आके टकराता है तो उसका इंसिडेंट एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। तो ये जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे ये जो लाइट रे इस पे पड़ा ना, वो सेम जिस एंगल के साथ यहाँ पे आया है उसी एंगल के साथ यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। तो एक लाइट रे हमें और ड्रॉ करने को मिल गया। तो यहाँ से जो लाइट रे आया वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे चले गया। सिमिलरली उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग इसका भी रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। ये रिफ्लेक्ट होके इधर चले गया। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है वो पोजीशन फाइंड करना। तो इस ऑब्जेक्ट से आता हुआ जो 2 लाइट रे हमने कंसीडर किया, वो दोनों लाइट रे जहाँ पे एक दूसरे को कट करेगा या कट करता हुआ दिखेगा वहीं पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आप इसको ध्यान में रखो। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हर जगह आपका इमेज का जो डायग्राम होगा आप आसानी से बना पाओगे। तो यहाँ से देखो 2 जो लाइट रे आ रहा है, एक यहाँ पे आया और रिफ्लेक्ट होके इधर चले गया
और उसके बाद उसी तरीके से एक लाइट रे यहाँ तक आया और रिफ्लेक्ट होके उधर चले गया। ये मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का। अब यहाँ पे देखो दोनों लाइट रे जो है ना एक दूसरे से दूर जा रहा है, जैसे जैसे ये आगे जाएगा ना एक दूसरे से दूर जाते जाएगा, तो ये एक दूसरे से को कहीं पे तो कट नहीं करता हुआ हमें दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब कि क्या इस ऑब्जेक्ट का, ये जो हमारा सन है, क्या उसका इमेज इस मिरर में नहीं बनेगा क्या? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जब मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज तो बनना ही है। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को तो कट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम लोग इसको पीछे बढ़ाएं, ये लाइट रे हमें जहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा, हमें जहाँ से आता हुआ दिखेगा, वहाँ पे ये दोनों लाइट रे हमें कटता हुआ दिखेगा। अगर हम लोग यहाँ पे अपना आँख रख के देख रहे हैं तो ये दोनों लाइट रे जो आ रहा है ना, ये दोनों लाइट रे हमें यहाँ पे कटता हुआ दिखेगा और इसी पोजीशन पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। बस वही डायग्राम में हमें बताया गया है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट का हमें इमेज का पोजीशन और इमेज का डायग्राम हमें बनाना हो, सबसे पहले हम लोग उससे आता हुआ दो लाइट रे कंसिडर करेंगे। दोनों एकदम रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब अगर ये दोनों आगे जाके कहीं पे कट रहा है तो अच्छी बात है, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर नहीं कट रहा है वहाँ पे तो हम लोग उसी दोनों लाइट रे को पीछे की तरफ बढ़ा देंगे, और जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं तो एक दूसरे को कट करेगा ही। जहाँ पे एक दूसरे को कट करेगा वहीं पे उस ऑब्जेक्ट का जो है इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस डायग्राम को बनाने के लिए जितना भी स्टेप अभी हम लोग फॉलो किए वही सब स्टेप यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको रीड कर लेना, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम से हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं उसको अब एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम से हमें पता चलता है कि ये जो एंगल है ना SAN, ये वाला जो एंगल बन रहा है जिसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और ये वाला एंगल PAN, ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो दोनों बराबर होगा। वही यहाँ पे लिखा है एंगल PAN इज इक्वल टू एंगल SAN। और उसी तरह से एंगल QBN' और एंगल SBN' भी बराबर होगा। यहाँ पे दूसरे वाले रे के लिए बताया गया एंगल, यहाँ पे ऐसा है SBN' ये वाला एंगल, और एंगल QBN' ये वाला एंगल। इस डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद आपको एक चीज़ और पता चलेगा कि मिरर से जितना दूर पर ऑब्जेक्ट था ना, उतना ही दूर पे आपका ऑब्जेक्ट का इमेज का भी फॉर्मेशन होगा। अगर आप स्केल से इस डिस्टेंस को मेजर करोगे, यानी कि S से लेकर O तक के डिस्टेंस को मेजर करोगे, तो आपका जो SO का डिस्टेंस आएगा उतना ही डिस्टेंस आपका S' से लेकर O तक का भी आएगा, यानी कि SO बराबर S'O। ये आपका कंक्लूजन एक निकलेगा इस वाले फिगर से। वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा चीज़ आपको पता चलेगा इस फिगर से कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना SOM, यानी कि ये वाला एंगल, और S'OM ये वाला एंगल, दोनों 90 डिग्री होगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं एंगल SOM इक्वल टू एंगल S'OM इज इक्वल टू 90 डिग्री। वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस डायग्राम से दो मेन पॉइंट हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब मिरर के सामने जितना दूर पर ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही दूर मिरर के अंदर में उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। और दूसरा हमारा कंक्लूजन होगा द लाइन ज्वाइनिंग द इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज नॉर्मल टू द प्लेन मिरर। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट के इमेज से लेकर ऑब्जेक्ट को जोड़ दे एक लाइन से, तो वो जो लाइन होगा ना वो मिरर पे परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखो वही चीज़ बताया गया जो कि हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। यहाँ पे लिखा है इन द एबव केस वी फाउंड दैट टू रिफ्लेक्टेड रेज दैट इज AP एंड BQ वर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द प्लेन मिरर। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब ये दोनों लाइट रे जो हम लोग कंसिडर किए थे, ये दोनों जब रिफ्लेक्ट होता है ना तो दोनों एक दूसरे से दूर जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा दोनों एक दूसरे से और दूर होता जाएगा। दे हाउएवर अपीयर टू मीट एट पॉइंट S व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स। लेकिन जब उसको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ना तो हमें लगेगा कि वो दोनों इस पॉइंट पे कट हो रहा है। हमें कहीं ना कहीं पे दोनों लाइन को कट करवाना पड़ेगा, दोनों लाइट रे को कट करवाना पड़ेगा, तभी हम लोग को इमेज का पोजीशन पता चलेगा। चाहे दोनों एक दूसरे को इधर कहीं पे कट कर ले, चाहे दोनों एक दूसरे को इधर कहीं पे कट कर ले। द इमेज S' फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज देयरफॉर नोट ड्यू टू द एक्चुअल इंटरसेक्शन, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज। यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इमेज के फॉर्मेशन के लिए लाइट एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये वर्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है।
हमें बस लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया होगा, उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये आगे बढ़ा होगा और हमारी आंखों तक ये पहुँच रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए ऐसा इमेज का जब फॉर्मेशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। यहाँ पे वही लिखा है, इट अपीयर्स टू बी फॉर्म्ड थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। हमें लगता है कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके आया है और उसके बाद यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है मिरर के अंदर ही। व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स, जब हम दोनों रे को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, सच इमेज आर कॉल्ड वर्चुअल इमेजेस। और ऐसे ही इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या प्लेन मिरर के केस में कभी भी रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है क्या? तो आपके दिमाग में बिल्कुल सही चल रहा है। प्लेन मिरर जब तक रहेगा तब तक रियल इमेज नहीं बन सकता है। ये दोनों लाइट रे जो आएगा ना, दोनों एक दूसरे से दूर ही जाएगा। एक्चुअल में दोनों एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकता है। तो अगर हमें इन दोनों लाइट रेज को एक दूसरे को कट करवाना है तो यहाँ पे हमें प्लेन मिरर की जगह कुछ ऐसा मिरर लगाना पड़ेगा। जब हम लोग ऐसा मिरर लगा देंगे, इसको हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये जो लाइट रे है कुछ ऐसे आएगा, ये इधर चले जाएगा, और ये जो लाइट रे है कुछ ऐसे आएगा और इधर चले जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को एक्चुअल में यहाँ पे कट करेगा और यहीं पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस इमेज को हम लोग बोलेंगे इट इज़ रियल इमेज। यहाँ पे अगर हम लोग वर्चुअल इमेज बनाना चाहें तो नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम लोग इसको पीछे बढ़ाएं तो जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे ये दोनों लाइट रे एक दूसरे से दूर जाता हुआ हमें दिखेगा, तो एक दूसरे को कट नहीं करेगा और इसी कारण से यहाँ पे वर्चुअल इमेज नहीं बन पाएगा, सिर्फ रियल इमेज यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे वर्चुअल इमेज और रियल इमेज का डेफिनेशन दिया गया है। डेफिनेशन को आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अल्टीमेटली डेफिनेशन ही तो हमें एग्जाम में लिखना होता है। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज का डेफिनेशन में लिखा है, वर्चुअल इमेज इज दस एन इमेज दैट अपीयर्स टू बी फॉर्म्ड थ्रू एन अपीयरेंट इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। मतलब वर्चुअल इमेज एक ऐसा इमेज है जिसका फॉर्मेशन तब होता है जब रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हुआ हमें प्रतीत होता है। मतलब एक्चुअल में वो क्रॉस नहीं कर रहा होता है एक दूसरे को। देयर इज नो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज। इतना डेफिनेशन हम लोग वर्चुअल इमेज के लिए लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रियल इमेज के लिए, बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स का यूज अगर हम लोग करें तभी रियल इमेज बन सकता है, हम करके भी बताए थे। By using appropriate spherical mirrors, we can get an image that is formed through an actual intersection of reflected rays. अगर हम लोग स्फेरिकल मिरर यूज़ करेंगे ना, तो जो आएगा दो रे, दोनों जब रिफ्लेक्ट होके जाएगा तो दोनों एक दूसरे को सही में कट करेगा। उस केस में वहाँ पे रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। वी कॉल सच एन इमेज एज रियल इमेज। ऐसे दोनों का डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हो। अब जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है उसका टाइटल है मल्टीपल इमेजेस। आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट के सामने दो मिरर रख देते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे इमेजेस का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग मिरर वाले भूल भुलैया में अगर गए हो तो उसमें आप देखे होंगे कि अगर आप घुसोगे उसमें तो आपको आपका बहुत सारा इमेज दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल मिरर्स होते हैं और उसके कारण वहाँ पे मल्टीपल इमेजेस का फॉर्मेशन होता है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो। आप अपने घर में भी दो मिरर लेके एक ऑब्जेक्ट में मल्टीपल इमेजेस बना सकते हो। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द रेज रिफ्लेक्टेड बाय वन मिरर कैन गेट रिफ्लेक्टेड अगेन इफ़ दे आर इंसिडेंट ऑन अनदर मिरर। बहुत सिंपल चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई लाइट रे है और वो किसी एक मिरर से जाकर टकराता है तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर रास्ते में उसका एक और मिरर पड़ जाता है तो वो फिर से रिफ्लेक्ट होगा। जितनी बार वो रिफ्लेक्ट होगा उतना इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेज। दिस फैक्ट इज यूज्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन इमेज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल इमेज बाय यूजिंग टू और मोर प्लेन मिरर्स इनक्लाइंड एट डिफरेंट एंगल्स। अगर हम लोग दो या दो से अधिक मिरर्स को एक दूसरे के साथ इनक्लाइंड कुछ एंगल्स पे एक दूसरे के साथ रखें तो उस केस में मल्टीपल इमेजेस का फॉर्मेशन होगा। लाइट रे आएगा, इस पे टकराएगा, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पे टकराएगा, फिर इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पे टकराएगा। तो यहाँ पे दोनों मिरर्स के बीच में कुछ एंगल है और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा है, मिरर शुड बी इंक्लाइंड टू ईच अदर। आगे यहाँ पे एक टॉय के बारे में बताया गया जिसको हम लोग कैलिडोस्कोप बोलते हैं। कैलिडोस्कोप में आप देखोगे कि उसके अंदर बहुत सारे मिरर्स लगे होते हैं और उसके अंदर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण हमें बहुत सारे सुंदर सुंदर पैटर्न देखने को मिलते हैं। ये आपका कैलिडोस्कोप है
और ऐसा ऐसा पैटर्न का फॉर्मेशन आप उसके थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे डू यू नो में दो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है जिसको आपको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है और एग्जाम में भी ये ज़्यादातर पूछा जाता है। यहाँ पे पहला पॉइंट में दिया है इवन अ प्लेन मिरर कैन शो द फुल इमेज ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट। हम लोग एक प्लेन मिरर अगर लेंगे तो उसमें हम लोग बड़े से बड़े चीज़ को आसानी से देख सकते हैं, बट यहाँ पे एक कंडीशन आ जाता है, however to see the full image of yourself, लेकिन अगर आप उसी प्लेन मिरर में अपना फुल इमेज देखना चाहते हो you need a प्लेन मिरर हाफ ऑफ योर हाइट। आपको अपने हाइट का कम से कम आधे साइज का मिरर लेना पड़ेगा। अगर आपके हाइट से आधे साइज का मिरर नहीं है तो आप अपने आप को पूरा नहीं देख पाओगे उसमें। सेकेंड पॉइंट में बोला जा रहा है व्हेन अ प्लेन मिरर मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विद द स्पीड ऑफ यू, the image will move with the speed of 2u in the same direction as that of the mirror। मान लेते हैं कि कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि आप ही यहाँ पे खड़े हो और आपके सामने कोई एक बड़ा सा मिरर है, तो उस मिरर के अंदर उतना ही दूरी पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। जितना दूर पे आप खड़े हो उतना ही दूर पे अंदर की तरफ आपका इमेज का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। अगर इस मिरर को हम लोग u वेलोसिटी से आगे बढ़ाना शुरू कर दें तो आपका जो इमेज है ना वो 2u वेलोसिटी से आगे आता हुआ दिखने लगेगा आपको। मतलब अगर आपका मिरर जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आपकी तरफ अगर आना शुरू कर दे तो आपका जो इमेज होगा ना वो 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपकी तरफ आना शुरू कर देगा। एक्टिविटी नंबर 3 में हमें मल्टीपल इमेज को कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आपको फिगर देख के ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ 2 मिरर लेना है और एक कोई भी ऑब्जेक्ट उसके सामने रख देना है, तो आपको मल्टीपल इमेजेस का फॉर्मेशन दिखने लगेगा। यहाँ पे बस आपको क्या क्या करके देखना है कि दोनों मिरर्स के बीच का एंगल बदल बदल के देखना है और आपको देखना है कि नंबर ऑफ इमेजेस क्या होते हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है और 90 डिग्री होने के केस में यहाँ पे 3 इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको चेक करना है कि अगर 30 डिग्री एंगल हो, 45 डिग्री एंगल हो और 60 डिग्री एंगल हो तो कितने इमेजेस का फॉर्मेशन होगा। नंबर ऑफ इमेज कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी आपको बता देते हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ इमेज फाइंड करना हो तो आप करोगे 360 बाई थीटा, जो कि गिवन एंगल है यहाँ पे 30 है, 45 है, 60 है। जितना भी एंगल पे आप इस मिरर को रखोगे वो एंगल यहाँ पे लिखोगे -1। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको नंबर ऑफ इमेज मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री है ना, 90 है, तो 360 बाई 90 -1 करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। देखो 360 बाई 90 करेंगे तो 4 और 4 -1 करेंगे तो क्या आ गया 3। मतलब यहाँ पे 3 इमेजेस का फॉर्मेशन हो रहा था। वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 30 डिग्री पे रखेंगे तो कितना इमेज बनेगा, 45 डिग्री पे रखेंगे तो कितना इमेज बनेगा, 60 डिग्री पे रखेंगे तो कितना इमेज बनेगा। तो यहाँ तक इस चैप्टर के बचे हुए पोर्शन में से कुछ पोर्शन को हमने कंप्लीट कर लिया। अब जितना बचा हुआ पार्ट है, जितना बचा हुआ टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लेंगे। अगर आपको इस चैप्टर का अगला पार्ट भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे तो हम इस चैप्टर का अगला पार्ट भी बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। साइंस के ही दूसरे चैप्टर के वीडियोस देखने के लिए आप लिस्ट को ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए और अगर आपको इसी चैप्टर का कोई दूसरा वीडियो देखना है तो आप राइट साइड में क्लिक कीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।